अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी मसीहा की 18वीं किस्त हाजिर खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। रात के 10 बजे थे। कुमुदिनी ने साया और ब्रेशियर के ऊपर सुर्ख रंग का बारीक लंबा स्लीपिंग गाउन पहन रखा था, जिससे उसके सफ़ेद जिस्म की उड़ियानियत छन छन कर दिखाई पड़ रही थी। वो फर्श पर तकिया के सहारे नीम दराज किसी सोच में डूबी थी। छत से लगे फैन की तेज हवा उसकी स्याह रेशमी जुल्फों से खिलवाड़ कर रही थी। बाहर जोरदार बारिश भी हो रही थी। उसी आश्रम मुलाजमा राम प्यारी देवी हाथ में एक लिफाफा लिए करीब आई और कहा, मालकिन, संजू के पिता को कोई व्यक्ति ये लिफाफा दे गया था, उन्हें अभी याद आया है। कुमुदनी के चेहरे पर लिफाफा का जायजा लेते हुए नाराजगी के आसार दिखाई दिए। बावजूद इसके तहरीर पर नज़र डाला। प्रिया कुमुदनी, शुभकामनाएं। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब वो खुद को भूलकर औरों के विषय में सोचने पर मजबूर हो जाता है। शायद उसी जज्बे का नाम सहानुभूति है, जिससे प्यार का चश्मा भी उबलता है। तुम्हारी मौजूदा कैफियत के सबब मैं किस कदर व्याकुल हो उठा हूँ, बयान नहीं कर सकता। ये कैफियत तुम्हारे मिजाज का हिस्सा है या हालात का, मुझे मालूम तो नहीं। ताहम वजह जो भी हो, उससे मुक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आशा है तुम मेरे शब्दों पर संजीदगी से गौर करोगी। बाकी मिलने पर। सूरज प्रकाश सिंह, DNS ट्रांसपोर्ट, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। पत्र पढ़कर उसने बेअतनाई से टेबल के दराज में फेंक दिया। वो मुकम्मल तौर पर समझ चुकी थी कि ये सूरज प्रकाश वही है जिसके एवज साहब जी का अपहरण हुआ था। उसने एक लम्हा को सोचा, फिर तो ये उनसे ज़रूर मिलता होगा, लेकिन ये उससे पूछे तो कैसे। उसकी नीयत व चाहत के सबब कुमुदनी उससे कतरा रही थी। उसकी शोख मिजाजी व फूहड़पन कुमुदनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि सूरज आशिके बेबाक है, जो अब अपनी हमदर्दी की आड़ में मोहब्बत का इजहार भी कर बैठा है। बहरहाल कुमुदनी फिर से बिस्तर पर नीम दराज हो गई और जो ही पलकें बंद की, महताब खान उसके तस्वुर में उभर आया और कानों में उसके अल्फाज गूंजने लगे, जो उसने कुमुदनी के पूछने पर कहा था। तुम मेरा घर देख चुकी हो कुमुद, ज़रूरत पड़ी तो तलाश कर लेना, जिंदा रहा तो मिल ही जाऊंगा। वो तकिया को सीने से लगाकर भेंचते हुए करवट होकर लेट गई। दूसरी जानिब अब्दुल वदूद खान व अब्दुल रब खान से कुमुदनी के गयासपुर आने का जिक्र सुनकर महताब खान पूरी तरह ऑफसेट हो गया था, जिसे दिलशाद बानो समेत घर के हर अफराद ने महसूस किया था। उसने उस दिन रात का खाना भी नहीं खाया था। मामी से बोला कि दिन में खाया हुआ खाना मुकम्मल तौर पर अभी हजम नहीं हुआ है, लिहाजा वो अपनी ख्वाबगाह में आ गया था। रात के 12 बजे थे। महताब के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। दीवार पर आवेजा 6 फीट लंबे फ्रेम में 5 फीट 7 इंच लंबी दुल्हन रूपी कुमुदनी की नहायत खूबसूरत पेंटिंग पर पड़ा मखमली गिलाफ एक जानिब सरका हुआ था और उसके सामने खड़ा महताब खान उसे इनमाक से देख रहा था। उसकी पुश्त गेट की जानिब थी। दिलशाद बानो अपने महबूब भांजा की मौजूदा कैफियत के सबब खुद बेचैन थी, लिहाजा उसने जब बाहर झांका तो कमरे का गेट खुला देखकर दबे कदमों करीब चली आई और ज़रा सा पर्दा हटाया तो सामने का मंजर देखकर मबहूत हो उठी। कई बार पलकें झपकाई और जहन में सरगोशी हुई। यकीनन ये कुमुद रानी की तस्वीर है। आह, कितनी खूबसूरत है। दूसरी जानिब जसीम और शमीम, जो अब तक बेदार पड़े थे, वालदा की गैर मौजूदगी के सबब बाहर निकले तो माँ को भाईजान के कमरे में चोरी छुपे झांकते हुए देखकर मुताहिर हुए। कदमों की हल्की आहट पर उसी जगह सेहन में सोए गणेश व राजेंद्र भी उठ बैठे और सभी गेट के करीब जाकर झांकने लगे। महताब खान हनोज दुनिया से बेखबर पेंटिंग पर निगाहें जमाए खड़ा था। जसीम, शमीम और राजेंद्र पेंटिंग देखकर हैरत से मुस्कुराए। चुनांचे पेंटिंग की बाएं जानिब शादाब खान मरहूम और उनकी अहलिया की मुश्तरका तस्वीर आवेजा थी, जिस पर अब महताब खान की निगाहें मरकूज हो गई थी और देखते ही देखते वो संजीदा लहजे में बड़बड़ाने लगा था। अब्बू जान, आपके बुलंद किरदार और मेरे अपने मिजाज व ज़कावत की बदौलत हर तबके और समुदाय में इज्जत की निगाहों से तो ज़रूर देखा जा रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी पुरसुकून नहीं है अब्बू जान। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, पत्थर तो नहीं हूँ ना।
हसरत ज़िंदगी की महरूमियों के एहसास तले दबे हुए मेरे दिलो दिमाग के कैनवीस पर मालूम नहीं किस तरह ये पैकर खलूस मुनकश हो गई। प्यारे अबूजान, जो मेरी ही तरह बदनसीब है, मालूम नहीं मुझसे क्या गलत हो रहा है और क्या सही। मैं ये तमीज़ खो चुका हूँ अबूजान, क्योंकि दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि दादा जान से पहले या उनके जीते जी कोई भी फर्दो बशर मेरी तरह दीवानगी का शिकार होकर ख़ानदान को बदनाम किया हो, जैसा कि मेरे फेल से सरजद हो रही है। पता नहीं आप लोग ज़िंदा होते तो मेरे जज्बात की कदर करते या मुझ पर लानत भेजते। अगर गलत राहों पर चल भी पड़ा हूँ तो भी आप लोग मुझे माफ़ फरमाएंगे अबूजान। मैं बेबस व मजबूर हो चुका हूँ। महताब खान की आंखों का पैमाना छलक पड़ा था। वो अपनी दोनों हथेलियाँ अपने गालों पर बिछाते हुए अपनी कुव्वत बर्दाश्त को समेटने की कोशिश की तो उसका पूरा जिस्म लर्ज उठा। ये देखकर दिलशाद बानो बेकाबू होकर झटके से कमरे में दाखिल होते हुए बड़बड़ाई, ऐसा नहीं कहते मेरे राजा बेटे, आपने न तो कोई गुनाह किया है और न कर रहे हैं। सच्ची और बेलौस मुकद्दस मोहब्बत से तो खुशनसीब ही दो चार होते हैं। उसने महताब को बाहों में लेते हुए मजीद कहा, आपको आपकी पाकीज़ा मोहब्बत की ये परी रूह शहजादी ज़रूर मिलेगी बेटे, क्योंकि आप दोनों ही साबिर व साबरा हैं। गेट पर खड़े जसीम, शमीम व राजिंदर के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। वो लोग भी धीरे से कमरे में दाखिल हो चुके थे। घंटा भर कबल की ही बात थी जब जसीम ने अपनी माँ से भाईजान के ऑफसेट होने की वजह पूछा था तो दिलशाद बानो ने गयासपुर से आने वाले दोनों अफराद से होने वाली गुफ्तगू को बच्चों के सामने दोहराया था। उस वक्त राजिंदर भी वहाँ मौजूद था। दिलशाद बानो ने यह भी वाज़ा किया था कि कुमोद भाईजान को तलाश करने गयासपुर आई थी। अब फिक्र इस बात की है कि सरफराज खान वगैरह की बेरुखी का उस बच्ची पर क्या असर हुआ होगा। भाईजान को मुमकिन है यही फिक्र सता रही होगी, जभी तो ये उस वक्त से ऑफसेट हैं। बारसूरत महताब खान जो अलस सवा बेदार होने का आदी था, उस दिन देर तक सोता रहा था और 7 बजे जब वो बेदार हुआ, हाथ में एक पर्ची लिए मामी और भाइयों के बेडरूम में दाखिल हुआ। जसीम स्टोर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। राजिंदर मामूल की तरह स्टोर पर जा चुका था। महताब उस वक्त बेहतर मूड में था। बच्चों ने उसे सलाम किया तो उसे नर्म लहजे में जवाब देते हुए पर्ची जसीम की जानिब बढ़ाते हुए बोला, आज 11 बजे इस नंबर पर अपने स्टोर से फ़ोन कर लीजिएगा, कहिएगा भाईजान ने कहा था, क्योंकि वो खुद मौजूद नहीं है। दिलशाद बानो ने फ़ौरन पूछा, क्यों, आप कहाँ जाएंगे? मैं नाश्ते के बाद प्रभु दयाल अंकल से मिलने जाऊंगा, उनकी गाड़ी और पैसे कब तक रखूंगा। महताब की बातें सुनकर दिलशाद बानो ने इत्मीनान का सांस लिया तो जसीम ने पूछा, भाईजान ये कृष्ण देव चौधरी कौन हैं? ये 4 व्हीलर एजेंसी के मालिक हैं। आपके नाम पर एम्बेसडर का ऑर्डर कर रखा है मैंने। ये सुनकर समीम मुस्कुराने लगा, मगर दिलशाद बानो ने एतराज़ किया, जसीम के नाम क्यों, अपने नाम से क्यों नहीं? तो महताब खान ने आहिस्तगी से कहा, हम लोग एक दूसरे से अलग हैं क्या? वो तो ठीक है, मगर वगर को छोड़िए, मेरी चाय कहाँ है, लाइए ना, पी लूँ तो गुस्ल करूँगा। और हाँ, मैं शफीक मिस्त्री से कह दूँगा अपनी गाड़ी आ जाए तो दोनों भाई ड्राइविंग सीख लीजिएगा। वैसे आपका आज का क्या प्रोग्राम है शमीम साहब? आज मेरा 1 बजे तक ही क्लास है भाईजान, उसके बाद फ्री हूँ। उसी आसना जसीम अपना बैग संभालते हुए बोला, तो अब मैं निकल रहा हूँ भाईजान। हाँ जाइए, रिक्शा पकड़ लीजिए। जी सलाम अलैकुम। उसी आसना दिलशाद बानो चाय लेकर आ गई। महताब ने गर्म चाय की लंबी चुस्की लेकर मामी की आंखों में झांकते हुए बोला, मामी जान, एक बात है जो मैं आपको नहीं बता सका। चंद दिनों कबल मैं गयासपुर कब्रिस्तान अब्बू अम्मी व दादाजी के पास जा रहा था तो वादी कब्रिस्तान की इब्तदा में 30 साला एक मफलूकुल हाल खातून को अपनी मुंतज़िर पाया। मालूम हुआ कि वो कई दिनों से आकर मेरा इंतज़ार करती रही थी और मुझे ना पाकर मायूस लौट जाया करती थी। उस खातून का नाम समीदुल निसा है। वो ख्वाजा मंसूर बिरादरी से है और उसके वालिदैन नहीं हैं। शौहर राज मिस्त्री था जो दारू पी पी कर मर गया। 2 भाई हैं लेकिन वो तवज्जो नहीं देते हैं और उनकी कमबख्त बीवियाँ उसे बहुत परेशान करती हैं। वो बेहद
तंग दस्ती की शिकार है। मेरे अब्बू को चचा के लक़ब से पुकारती है, लिहाजा मैंने उसे 300 रुपये दिए और घर का एड्रेस भी दे दिया था। आज मंगल है ना, आज के ही दिन आने को बोली थी। काफ़ी मुमकिन है कि वो आज आ भी जाए। दरअसल मैं आपकी हालात पर महीनों से गौर कर रहा था अम्मी जान। एक अकेली जान की किस कदर परेशान रहती हैं आप। सोचा समीदुल बुआ आ जाए तो आपकी मददगार साबित होगी। उसकी 5 साल एक बेटी भी है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया। खुद बेसहारा होकर भी न जाने और कितनों के सहारा बनेंगे आप। दिलशाद बानो ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया तो महताब फ़ौरन बोला, ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं बेसहारा कहाँ हूँ, आप लोग तो हैं ही ना मेरे साथ। खैर अब मैं नहा लेता हूँ। वो चाय की खाली प्याली मामी को थमाकर गसुल खाने के जानिब बढ़ गया था और फिर उसी दिन नाश्ते के फ़ौरन बाद वो प्रभु दयाल स्वर्ण कार के दरवाजे पर पहुंचकर अपने बैग के साथ जो ही कार से बरामद हुआ सिक्योरिटी गार्ड उठकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर उसे सलाम किया। महताब ने पूछा, कैसे हैं अंकल? तो घर पर ही होंगे। मुलाजिम ने कहा कि जी मालिक, आपके अंकल घर पर ही हैं और हम भी ठीक हैं। महताब खान उसका कंधा थपकते हुए लंबे कदमों से मकान के अंदर दाखिल हो गया। मामूल की तरह अंकल आंटी साथ ही बैठे मिले। महताब ने उन्हें प्रणाम किया तो दोनों ने मुस्कुराकर उसे ढेरों दुआएं दी। उसी आसना मुल्हिक कमरे से दोनों भाभियों ने झांक कर देखा और फ़ौरन सामने आ गई। महताब ने उन्हें भी नमस्कार कहा तो भाभियों ने फ़ौरन हाथ जोड़ लिए। छोटी ने कहा, अच्छा हुआ खुद ही आ गए, वरना मैं फ़ोन करने ही वाली थी। अभी 10 बजे हैं, जा रही हूँ खाना बनाने। आज बिल्कुल भागने नहीं दूंगी, वरना उसने हाथ के इशारे से कुछ मजाक किया तो महताब ने निगाहें झुका ली और बड़ी भाभी व आंटी दिल खोलकर हंस पड़ी। बूढ़े अंकल ने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उनका रुख मुखालिफ था, लिहाजा वो बेअंदाजन मुस्कुरा कर रह गए। महताब ने निगाहें बुलंद करके कहा, पहले चाय पिलाइए फिर खाना खिलाने की सोचेंगी। बड़ी भाभी ने कहा, इसमें सोचने वाली बात क्या है, बस खाना ही तो खाना है। आपके भैया ने एकदम ताज़ी मछलियाँ भेजी हैं। अरे वाह वाह, बहुत खूब। फिर तो दिन के हिस्से के साथ रात का हिस्सा भी बैक वक्त ही खाकर निकलूँगा। उसकी बातें सुनकर सभी हंस पड़ी। चुनांचे दोनों बहुएं अंदर चली गईं तो महताब ने अपने बैग से 5 लाख रुपए निकाल कर प्रभु जी के सामने टेबल पर रख दिया। वो चौंक पड़े। हाँ, ये क्या बेटे? महताब ने जवाबन कहा, ये 5 लाख रुपए हैं अंकल, आपका जो भी हिसाब है। प्रभु दयाल ने बात काटकर कहा, लेकिन बेटा मैंने कर्ज समझकर नहीं दिया था। महताब ने कहा, लेकिन मैंने कर्ज समझकर ही लिया था अंकल, वो रकम जो मेरे कारोबार में लगे थे। प्रभु जी ने सर झुकाकर कहा, इसके अलावा मैंने अपने चंदा बेटे के लिए किया ही क्या है? मेरे लिए यही क्या कम है अंकल कि आपने मुझे सहारा देकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। प्रभु जी ने सवालिया निगाहों से बीवी की जानिब देखा तो मैडम ने कहा, अब क्या करेंगे, जो रकम आपके लगे हैं वो बेटा की कमाई समझकर ही रख लीजिए। उसी लम्हा बड़ी बहू चाय लेकर आ गई। महताब ने कप ले लिया और एक लंबी चुस्की ली। प्रभु जी ने कहा, मेरे सिर्फ 2,70,000 लगे थे, मगर अभी रहने देते, पूंजी बढ़ाने की ज़रूरत थी। आपकी दुआओं से पूंजी बन चुकी है अंकल। वैसे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको ज़हमत दूंगा, फिलहाल हिसाब क्लियर हो जाए तो बेहतर है। प्रभु दयाल ने कहा। तब प्रभु दयाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा आप मुनासिब समझे। इसमें से 2,70,000 निकाल कर अपनी भाभी को दे दीजिए। बहू बाबू की दी हुई रकम सैफ में रख लीजिए। उसी लम्हा फ़ोन की घंटी बजी तो प्रभु जी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, प्रणाम अंकल जी, मैं जसीम बोल रहा हूँ। खुश रहिए बेटा, बहुत दिनों बाद याद किया अंकल को। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है कि इधर आएंगे। फिर भी मुझे खुशी है कि आप मुकम्मल तौर पर व्यस्त रहते हैं। जी अंकल, दरमियान में मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था ना, डबल मसरूफियत थी। चलिए, भगवान आप लोगों को खुश रखे। वैसे बाबू यहीं हैं जी, उनसे बातें करनी है। लो बेटा, जसीम बाबू का फ़ोन है। महताब ने रिसीवर लेकर कहा, हाँ जसीम बाबू बोलिए। चौधरी जी ने आपको बुलाया भाईजान, कार आ चुकी है। बहुत अच्छा, मगर यहाँ से खाना खाकर ही निकलूँगा भाई, वरना सर फोड़वानी पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर सभी हंस पड़े तो उधर जसीम भी हंस पड़ा। चुनांचे महताब ने रिसीवर रख दिया और प्रभु जी से बोला, मैंने नई एम्बेसडर भी ले ली है अंकल, इधर से वापस लौटते हुए एजेंसी होकर जाऊंगा। चलिए, भगवान की कृपा है।
प्रभु आपको कामयाबी और प्रसन्नताओं की अंतिम सीमा तक पहुंचाए। महताब ने संजीदगी से कहा, प्रभु से तो ऐसी उम्मीदें नहीं रखता हूं मैं, अलबत्ता अपनी लगन, मेहनत और प्रभु दयाल अंकल से उम्मीदें वाबिस्ता ज़रूर हैं। वो हंसने लगे। मगर सभी कुछ खुद करने के बावजूद भी नाम तो लोग उसी का लेते हैं ना बेटे। हाँ, क्यों नहीं, ये दुनिया की फितरत व तरबियत जो ठहरी। बारसूरत प्रभु दयाल जी की फैमिली के तमाम लोगों ने ही महताब की कामयाबी पर फ़ख्र महसूस की और उसकी ज़िंदगी की आसूदगी के लिए दुआएं व्यक्त की। लेकिन कुमोदनी के अब तक न मिलने के सबब भाभियाँ मुतमईन नहीं थीं। एक अजीब सी दर्द व खलिश आमेज़ बेचैनियों में मुब्तला थी दोनों। बाकी लोग भी टेढ़े मेढ़े रिश्ते के सबब कश्मकश से दो चार थे। सबों को दो जिंदगियों के अंजाम की फिक्र लाग थी और सभी इस मामले में खामोश थे। वैसे सबों का मुकम्मल यकीन था कि ये पहल खुद कुमोदनी ने की थी, क्योंकि ये बातें खुलकर सामने आ चुकी थी कि वो अपनी 9 साला उम्र से ही अनजान बालक महताब खान को अपने दिलो दिमाग में बसाकर जी रही थी और कुदरती तौर पर उसकी जो स्क्रिप्ट बनी थी वो बेहद भयानक महसूस हो रही थी। बारसूरत भाभियों ने महताब खान को 4 बजे के बाद फुर्सत दी। उसने अंकल की गाड़ी वहीं उनके घर पर छोड़ दिया और जब एजेंसी पहुंचा, कृष्ण कुमार चौधरी ने उसका इस्तकबाल किया। खूब मिठाइयाँ वगैरह चली। फिर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ महताब खान अपने स्टोर पर पहुंचा तो जसीम से मिठाइयाँ लाकर अपने स्टाफ और गिरदोपेश के दुकानदारों को खिलाने की हिदायत करके सीधे लक्ष्मी के पास पहुंचा। उसे जब मिठाइयों का डब्बा थमाया तो उसने पूछा, कहाँ से आई हैं ये मिठाइयाँ भैया? दुकान से ख़रीद कर लाया हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी। निर्मला व लक्ष्मी ने तेज़ी से दरवाजे पर जाकर देखा। फूल मालाओं से सजी स्याह एम्बेसडर दरवाजे पर खड़ी थी। वो बेहद खुश हुई और लक्ष्मी ने अपने रीति अनुसार गाड़ी के चारों पहियों और बड़ी पर घर से गंगा जल ले जाकर छिड़का और भैया की सवारी गाड़ी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की तो महताब खान ने उसकी मोहब्बत पर बेहद फ़ख्र महसूस किया था। बहरहाल आने वाला कल सावन की पूर्णिमा का दिन था, यानी रक्षाबंधन का त्यौहार। मगर एक दिन कबल से ही सूरज की हवेली पर आने वाले कल की तैयारी हो रही थी। सूरज ने बहुत सारे फूल मंगवाकर ढेर करवा दिए थे, जिसे लक्ष्मी और उसकी सहेलियां व निर्मला दरवाजे से घर तक सजाने में मसरूफ़ थी। महताब खान अपने स्टोर पर पहुंचा तो अपने सभी स्टाफ से बातें की, क्योंकि वो सभी गैर मुस्लिम जवानान थे, और जसीम से कहा कि कल स्टोर बंद कर दी जाए। मगर राजेंद्र व दीगर स्टाफ ने कहा कि 2 बजे के बाद स्टोर खोल दूंगा, जिसकी महताब ने तायीद की और जसीम से कहा, जिन्हें जितने पैसे की ज़रूरत हो दे दीजिएगा, मैं घर जा रहा हूँ। दूसरी जानिब सूरज अपने ऑफिस में एक कुर्सी पर नीम दराज कुमोदनी के मुतालिक सोच रहा था। उसने जो लेटर भेजा था उसका उसे कोई जवाब भी नहीं मिला था। लिहाजा उसने सोचा कि रक्षाबंधन के मौके पर उसे भी क्यों ना आमंत्रित कर ले। उसका ख्याल था कि मेरे दोस्त महताब खान और लक्ष्मी के दरमियान भाई बहन के अटूट पवित्र रिश्ते की कहानी सुनेगी तो वो यकीनन बेहद मुतासिर होगी, क्योंकि सूरज को ये भी गुमान हो रहा था कि कुमोदनी एक मगरूर किस्म की लड़की है, जिससे रफ्ता रफ्ता मिलकर ही खुद से प्रभावित किया जा सकता है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी के करीब भी लाई जा सकती है। चुनांचे तरह तरह के सोच व ख्यालात के साथ वो अपनी कार दौड़ाता हुआ यशोदा भवन पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। न रामलाल था और न घोड़ा गाड़ी। कार की आवाज़ सुनकर राम प्यारी देवी हवेली से बाहर निकली तो सूरज भी ड्राइविंग सीट से बाहर निकलते हुए कुमोदनी के मुतालिक पूछा तो राम प्यारी ने कहा कि मालकन अपने मामा जी से मिलने उनके गांव गई हैं, 2-3 दिनों बाद वापस आएंगी। ये खबर सुनकर सूरज को बेहद मायूसी हुई। वो फौरन कार में बैठकर वापस चला गया। दरअसल कुमोदनी के मामा बाबू रघुनाथ सिंह की अपनी भांजी से खतो किताबत बराबर जारी थी। कुमोदनी ने अपने चाचा मुंदिरका सिंह से होने वाली अपनी गुफ्तगू और चाची मालती देवी के साथ हुई मुंदिरका सिंह की बहस व मुबाहसे के मुतालिक तमाम बातें, जिसे उसने खुद अपने कानों से सुना था, बज़रिया खतूत अपने मामा मामी को आगाह किया तो वो बेहद हैरत ज़दा हुए थे। उन्हें उन लोगों से ऐसी उम्मीदें नहीं थी, जबकि रघुनाथ
जबकि रघुनाथ बाबू मुंदिरका सिंह के मिजाज, किरदार और बेहुदा किस्म की दबंगई से पूरी तरह वाकिफ थे। बहरहाल रक्षाबंधन से 2 दिन कबल महज चंद दिनों के लिए अपने घर आने की बात उन्होंने बजरिया टेलीग्राम अपनी भांजी कुमोदनी को बताया। लिहाजा वो मामा मामी से मिलने उनके गांव आ गई थी। उस दिन सुबह के 10 बजे थे। रघुनाथ बाबू अपनी पत्नी और भांजी के साथ हवेली के अंदरूनी सहन में बैठे थे। उसी आसना उनकी पड़ोसन अधेड़ उम्र विधवा रागनी देवी उन लोगों से मिलने आ गई। खासकर कुमोदनी से मिलना उसकी खास जुस्तजू थी, क्योंकि उसकी किस्मत पर उसे बेहद अफसोस और मलाल था। वाज़ा हो कि रागनी देवी का मैका भी शिवनगर में ही था, जो मुंदिरका सिंह के घर से थोड़े ही फासले पर वाक़ था। वो आई तो सिर्फ कुमोदनी ही नहीं, रघुनाथ बाबू और उनकी पत्नी भी बहुत खुश हुए। वो गांव के रिश्ते से रघुनाथ बाबू की भाभी लगती थी। लिहाजा उन्होंने देखते ही कहा, भौजी प्रणाम, आइए बैठिए। कुमोदनी उठकर खड़ी हो गई। फुआ जी प्रणाम, खुश रहो बेटी। वो उसकी बलाएं लेते हुई मजीद बोली, कहाँ खो गई थी मेरी लाडली? उसकी आवाज़ भर आई थी। कुमोदनी ने जवाबन कहा, कहाँ खो जाऊंगी फुआ, मैं मुजफ्फरपुर में शरणागत हूँ और एलएस कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण कर रही हूँ। रागनी देवी ने बैठते हुए एक आह भरी और हैरत से बोली, तुम मुजफ्फरपुर में रह रही हो, मगर मुंदिरका सिंह ने झूठ क्यों बोला? कोई भी ग्रामीण स्त्री पुरुष इस बात से अवगत नहीं है कि तुम मुजफ्फरपुर में रह रही हो। समझ में नहीं आता कि ये कैसा व्यक्ति है। ये क्यों बताया कि तुम अपने मामा मामी के साथ बम्बई में रहती हो? ओह, अब समझी कि ऐसा उसने क्यों कहा। एक लंबा सांस लेकर रागनी देवी ने रघुनाथ बाबू की जानिब देखते हुए मजीद कहा, एक बात कहूँ रघुनाथ बाबू, गांव में मुंदिरका से बेकार आदमी कोई नहीं है। चंद्रिका बाबू के जीवन काल में अगर वो किसी के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करता था तो प्रोफेसर साहब उसे डांटते रहते थे, मगर अब परिवार में उसके ऊपर कोई नहीं है जो उसे शासित कर सके। वो जितना दुष्ट है ना, उसी के प्रतिकूल उसकी पत्नी मालती देवी बेहद नेक, शरीफ और मिलनसार स्त्री है, मगर उसकी चलने कहाँ देता है ये। उसकी बातें ख़त्म होते ही कुमोदनी ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, फुआ जी आपको छोटे पापा के झूठ बोलने का कारण क्या समझ में आया? रागनी देवी ने फौरन कहा, अरे हाँ बेटी, वो आए थे ना, वो तुम्हारे जो अति सुंदर एवं बांके छबीले युवक हैं। मुझे तो चांद बाबू नाम ही बराबर याद रहता है। कुमोदनी की आंखें फौरन ही हैरत से फैल गईं। कुमोदनी ने फौरन पूछा, वो शिवनगर आए थे क्या? हाँ बेटी। और जब रागनी देवी ने महताब खान की हवेली पर आमद और मुंदिरका सिंह व दीगर लोगों से उसकी होने वाली गुफ्तगू को दोहराया तो कुमोदनी ने फौरन पूछा, फुआ जी आपको ये सब बातें किसने बताई? बेटी उन दिनों मैं वहाँ खुद मौजूद थी। कुमोदनी ने फिर पूछा, उन्होंने अपने शरणगिरी के विषय में कुछ नहीं बताया? बताया था ना, अपना नाम, अपने पिता एवं गांव का नाम। वो क्या नाम था? गयासपुर तो नहीं? कुमोदनी ने लुकमा दिया। हाँ हाँ बेटी, वही गयासपुर का नाम लिया था। वो जब अपने सुंदर घोड़े से हवेली पर पहुँचे तो गांव के अनगिनत स्त्री पुरुष एकत्र हो गए थे। आह कितने सुंदर थे, मगर बालक के प्रति मुंदिरका के अंदर छल कपट था, अतः मुंदिरका के प्रति मालती को उससे घृणा हो रही थी। युवक और उसकी बातों से मालती समेत गांव के अन्य स्त्री पुरुष बहुत प्रभावित हुए थे। दौरान गुफ्तगू मुलाजमा चाय ले आई और सभी चाय पीने लगे। बहरहाल कुमोदनी के अंदर महताब खान के लिए पैदा होने वाली उत्सुकता, बेचैनी और कशमकश को उसके मामा मामी बखूबी महसूस कर रहे थे और महताब व कुमोदनी की हालात के मुताबिक एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिले को उचित मान रहे थे। अगर अनुचित था तो महज अलग अलग समुदायों का होना, जिस वजह से उनकी ज़िंदगियां मुमकिन व गैर मुमकिन के दरमियान झूलती दिखाई पड़ रही थी। बरसूरत रघुनाथ बाबू व उनकी पत्नी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुमोदनी बालिग है और लंबी चौड़ी जायदाद की वारिस भी है। अगर इसने अपने ख़ानदानी अफराद व रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किए बगैर महताब खान से शादी कर लेगी तो इन्हें क्या एतराज़ हो सकता है, या फिर कोई भी उसका क्या बिगाड़ सकता है, जबकि कानूनी तौर पर भी वह हक बजानिब करार दी जा सकती है। सूरत हाल से उन्हें मुकम्मल एहसास था कि निकट भविष्य में यही सब होने वाला भी है। वो अपनी
लिहाजा वो अपनी भांजी की कल्पना में उसके गले की हड्डी बनकर खटकना हरगिज उचित नहीं समझा। और उसी रात उन्होंने ढके छुपे शब्दों में कुमोदिनी से कहा कि बेटी, तुम जितनी उदास और मायूस रहती हो ये तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। चांद बाबू ने मुंद्रिका सिंह से जो कहा कि आप कुमोद के सरपरस्त या पेरेंट नहीं सिर्फ मुहाफिज हो सकते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा था। वाकई तुम खुददार हो, खुद मुख्तार हो, क्योंकि वयस्क हो। बहरहाल तुम अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से खुद ले सकती हो। हम हो या कोई और तुम्हारे फैसले से नाराज़ होकर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ सकते हैं, तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुमोदिनी ने मासूम अंदाज में गहरी निगाहों से मामा मामी का चेहरा देखा तो खुद उसका चेहरा गुलनार हो उठा, क्योंकि मामा की नसीहत ने उसके दिलो दिमाग को पूरी तक़वियत बख्श दी थी। उसके अंदर काफ़ी हौसला पैदा हो गया था और उसे ये समझते भी देर नहीं लगी थी कि ये लोग उसकी मोहब्बत के दुश्मन हरगिज़ नहीं हैं। उसके बाद वो 2 रोज़ मामा मामी के साथ पुरसुकून हालात में उनके घर रही थी, इस तरह जैसे उसके माता पिता व महबूब सभी मिल चुके हैं। यहाँ पर मैंने 18वीं किस्त मुकम्मल की, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।